गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। ये लास्ट प्रॉब्लम ये वाला किया था लास्ट डे में। तो आज ये हो गया। अब 9 से शुरू होगा। हाँ, जी सर। तो प्रॉब्लम नंबर 9 ये क्या है। एक ब्लॉक के ऊपर एक दूसरा ब्लॉक को लगा दिया और इसको एक फोर्स से इस तरफ पुल करते हैं तो क्या होगा। ये बॉडी तो इस तरफ जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन स्मॉल एम के ऊपर इस तरफ काम करेगा। और अगर ये इस तरफ जाने की कोशिश करेगा तो कैपिटल एम इस तरफ जाने की कोशिश करेगा तो इसका ऊपर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करेगा। सर एक और बार ये क्वेश्चन टेंशन तो पढ़ देने से बेटर रहता सर। फाइंड हाँ एफ हाँ, मैक्स। हाँ सर। फाइंड एम मैक्स सच दैट द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये यस सर। सिस्टम दिखाया गया है, इधर फ्रिक्शन है म्यू, इधर तो कुछ बताया नहीं। तो ये एम जिस सरफेस में है उधर फ्रिक्शन नहीं है। तो पहले मैक्सिमम कितना फोर्स देने से ये चलेगा नहीं, इसका मोशन स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। और नेक्स्ट पूछा है कि इधर जितना फोर्स आएगा उससे डबल फोर्स देने से ये दोनों का एक्सीलरेशन कितना होगा। ठीक है ना। तो ये तो कनेक्टेड बॉडी, इसको इस तरफ पुल करने से ये इस तरफ पुल होगा, टेंशन आ जाएगा इधर और इधर भी। तो ये इस तरफ जाने की कोशिश करेगा तो ये जो नीचे वाला कैपिटल है इसका ऊपर इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा। तो ये वाला फोर्स ऊपर वाला बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एम के ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएगा। तो चलो करते हैं, शुरू करने से इजी हो जाएगा। तो ये है आज का पहला प्रॉब्लम। इसको थोड़ा फोकस करो। तो ये प्रॉब्लम नंबर 9। इसमें क्या दिया है, ये एक छोटा वाला ब्लॉक है, एक बड़ा ब्लॉक है। ये भाया पुली, ये दोनों ब्लॉक कनेक्टेड। ओके, तो इसका ऊपर इस तरफ फोर्स लगाया। ए पार्ट में मैक्सिमम हमको निकालना है, मैक्सिमम फोर्स जिसके लिए सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएगा तो एम को देखते हैं। एम के ऊपर इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, इसमें नॉर्मल रिएक्शन है एन। और इस तरफ हमने एक फोर्स लगाया तो इस तरफ ये तो इक्विलिब्रियम में है तो मैक्सिमम एफएस फोर्स आ जाएगा, स्टैटिक फोर्स आ जाएगा। और ये जो स्ट्रिंग है, ये तो स्ट्रिंग तो कुछ बॉडी को पुश नहीं कर सकता है, इसे पुल कर सकता है। तो ये इसको भाया दिस पुल इसको पुल करता है टी फोर्स से, और ये भी इसको इस तरफ टी फोर्स लगाता है। तो और एक फोर्स है टी। ये सारे फोर्सेस एक्ट ऑन स्मॉल एम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में है तो एन इक्वल्स टू एम जी होगा। नेक्स्ट क्या होगा, टी प्लस एफ इक्वल टू टी प्लस एफ एस होगा। ठीक है ना, ये तो मैक्सिमम आ जाएगा क्योंकि इधर देखो एफ एस काम कर रहा है। तो टी प्लस एफ एस, और एफ एस इक्वल टू होता है म्यू एन। इसका मतलब इधर तो म्यू दे दिया, इधर म्यू है तो म्यू एस तो दिया नहीं, तो इसको हम म्यू से ही लिखते हैं। तो म्यू एन इक्वल टू टी प्लस
म्यू एम जी। ठीक है। अब ये जो बड़ा ब्लॉक है, इसको अगर फ्री बॉडी डायग्राम करेंगे तो ये एन के ऊपर एन फोर्स लगाया, इधर ये तो एन फोर्स लगाएगा, और इस डायरेक्शन में तो बैलेंस कंडीशन में है, तो इधर इसका वेट एम जी काम कर रहा है, इस तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन इंडेक्स। अभी ये ब्लॉक इसका ऊपर दाहिने की तरफ, इट अप्लाइज ए फोर्स टुवर्ड्स राइट, frictional force of Fs. So this body will apply a force which acts in the left direction. Okay, Fs. So there is no friction here. फ्रिक्शन के बारे में कुछ कहा नहीं, तो हम लोग मे को जीरो ले लेते हैं। और इधर देखो ये वाला इसको टी फोर्स से पुल कर रहा है, तो ये सारी फोर्स बैलेंस कंडीशन में है, तो ये दोनों फोर्स तो बैलेंस हो जाता है, ये दोनों, ये फोर्स एन प्लस एम जी हो जाता है, उससे हम लोग का कोई मतलब नहीं है। तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये टी इक्वल टू एफ एस आ जाएगा, तो इधर टी इक्वल टू एफ एस इक्वल टू म्यू एम जी आ जाता है। तो यही से देखो, तो एफ मैक्स आ जाता है इक्वल टू, ये एक टी है जो म्यू एम जी के बराबर, और इधर भी म्यू एम जी, तो आ गया 2 म्यू एम जी। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है। अब बी पार्ट में बताया है, बी में बताया है, नाउ एफ इक्वल टू 4 म्यू एम जी। ठीक है। तो इसको देखो, हम लोग बहुत इजी तरीका से कर सकते हैं कि ये तो इसको संभालने में, इसके इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इतना फोर्स चला गया, तो बाकी फोर्स कितना बचा, तो एफ रिमेनिंग फोर्स। ओके, रिमेनिंग फोर्स कितना है, 4 म्यू एम जी माइनस 2 म्यू एम जी, तो इक्वल टू 2 म्यू एम जी। ये क्योंकि ये जो फ्रिक्शन है, अच्छा सर, इधर हाँ बोलो। ये जो कैपिटल सरफेस है वो फ्रिक्शन है सर? हाँ, उधर फ्रिक्शन के बारे में कुछ बताया नहीं, इसलिए हम लोग इसको म्यू स्मूथ ले लिया। ठीक है ना। तो रिमेनिंग फोर्स कितना बचा ये, तो ये देखो, जो इसमें से एफ 2 म्यू एम जी, ये फ्रिक्शन को संभालने में चला गया, फ्रिक्शन टेंशन इसको संभालने में चला गया 2 म्यू एम जी, तो बाकी बचा नेट फोर्स 2 म्यू एम जी। ये इस तरफ इसको एक्सीलरेट करेंगे, भाया दिस पुली, इसके ऊपर फोर्स आ जाएगा, तो ये इस तरफ एक्सीलरेट होगा, तो दोनों का एक्सीलरेशन क्रिएट करता है 2 म्यू एम जी इक्वल फोर्स। ठीक है ना। तो एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम अगर ए है, तो 2 म्यू एम जी इक्वल टू एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए। सो यहाँ से ए आ जाता है 2 म्यू एम जी डिवाइडेड बाई एम प्लस एम। अच्छा, अभी ये तो इजीली हो गया, लेकिन ये एफ रिमेनिंग क्या अगर है? हम लोग सोचेंगे, हाँ क्या, एफ रिमेनिंग है क्या निकाल रहे हैं? ये जो एक्स्ट्रा फोर्स यही तो एक्सीलरेट करेगा ना नहीं, ऊपर वाले लाइन इसमें। हाँ, इधर एफ रिमेनिंग, इसमें 2 म्यू एम जी तो चला गया, तो उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, तो हाँ। बाकी जो 2 म्यू एम जी वो एक्स्ट्रा फोर्स है, वही एक्सीलरेट क्रिएट करेगा। तो अगर हम लोग फिर उस फ्री बॉडी डायग्राम को देखेंगे, इधर देखो, फिर हम करते हैं, तो इसका ऊपर फोर्स है, ये तो अभी चेंज हो जाएगा, इसको हम टी डैश लेते हैं, इस तरफ फोर्स है एफ, हाँ, और इस तरफ फोर्स है फ्रिक्शन। अभी देखो, ये काइनेटिक फ्रिक्शन होना चाहिए जो एफ से थोड़ा कम है, लेकिन तो कुछ दिया नहीं, इसीलिए हम इसको वही म्यू एम जी ले लेते हैं। ठीक है। ओके तो सर। अगर ये काइनेटिक फ्रिक्शन दे दिया होता, तो इस तरह से करने से नहीं होता। ठीक है ना। तो इस तरह से करना पड़ता। तो आप देखो, ये एक फोर्स क्या करता है,
तो F माइनस टी डैश माइनस F इक्वल टू आ जाता है ये छोटा वाला m है, ठीक है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स तो एक्सीलरेशन क्रिएट नहीं करता है, तो उसके लिए उसके बारे में नहीं सोचा। और ये जो बड़ा है इसका ऊपर देखो सेफ, इस तरफ है टी डैश और फ्रिक्शन इधर दाहिने तरफ है राइट हैंड साइड में। तो ये फोर्स ये नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाला ब्लॉक के ऊपर लगाया है, तो क्या होगा, तो ये जो ऊपर का ब्लॉक ए इसके ऊपर इस तरफ बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इस तरफ फ्रिक्शन लगाएगा, यस ठीक सर। है ना। तो अब इसको देखेंगे तो टी डैश माइनस एफ, हाँ, इक्वल्स टू कैपिटल एम है। बस ये दोनों को ऐड कर दो तो ये कट जाएगा, तो एफ माइनस 2f इक्वल टू एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए। देखो वही आ गया ना, 4 म्यू एम जी। ये एफ के होने से थोड़ा कम होता, लेकिन तो कुछ दिया नहीं, तो इसलिए वही लेना पड़ेगा। तो ए आ जाता है 2 म्यू एम जी डिवाइडेड बाई एम प्लस, ठीक है। ये हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। चलो भाई नेट फोर्स निकालो और कितना आ जाता है फ्रिक्शन, ठीक है। हाँ, ये हो गया आराधना। यस सर। हाँ, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। ये भार्मा का प्रॉब्लम, मेरे पास जो भी बच्चे पढ़ते हैं तो मैं ये प्रॉब्लम देकर कहता हूँ इसको थोड़ा सोचो, ये कर सकते हो या नहीं, क्योंकि ये बहुत दिनों से मेरा बहुत फेवरेट प्रॉब्लम है। छोटा सा प्रॉब्लम है लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट है बढ़िया, तो इसलिए मेरा बहुत फेवरेट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब देखो, a block of mass 2 kg is pushed against a rough vertical wall with a force of 40 Newton, ठीक है। mu s between the block and wall is 0.5 दे दिया है। Another horizontal force of 15 Newton is applied on the block in a direction parallel to the wall. Force है horizontal and it is parallel to the wall. Will the block move? If yes, in which direction? If not, find frictional force exerted by the wall on the block, ठीक है। तो मैं इसको ड्राइंग करते हुए समझाता हूँ ये क्या बताया है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यही चीज। तो ये मान लो एक वॉल है, ठीक है। ये वॉल साइड से देखने से हम लोग तो 2 डायमेंशनल में 3 डायमेंशनल पिक्चर बनाते हैं, पेपर तो है 2 डायमेंशनल। हाँ, तो इधर एक ब्लॉक को, यह है ब्लॉक का थिकनेस, ठीक है। ये एक ब्लॉक है, तो ब्लॉक को छोड़ देने से तो गिर जाएगा, तो इसको ऊपर इसलिए इस तरह इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ये दिया है 40 न्यूटन, ठीक है फोर्स। अच्छा, एफ जो फ्रिक्शन म्यू एस दिया है 0.5, ठीक है। अच्छा, और देखो ये तो समझ गया कि एक फोर्स लगाया जो इसको पकड़ कर रखना चाहते हैं, हाँ, ये ना गिरे ऐसा। तो अब दिया है कि और एक फोर्स और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स भी लगाया, ये फोर्स हॉरिजॉन्टल है एंड ये 15 न्यूटन का मैग्नीट्यूड है। इट इज पैरेलल टू द वॉल, वॉल ऐसा है देखो इसका पैरेलल, और इसका वेट भी तो है ना, इसका वेट इस तरफ काम कर रहा है, हाँ। तो वेट कितना दिया है, 2 kg ब्लॉक, m इक्वल टू 2 kg, तो mg इक्वल टू 20 न्यूटन। तो ये 20 न्यूटन वाला एक फोर्स इस तरफ काम कर रहा है। तो आप देखो फ्रिक्शन कहाँ है,
ये जो वॉल और ये ब्लॉक के बीच में, हाँ, ये पीछे वाला जो सरफेस है उधर फ्रिक्शन काम कर रहा है। अच्छा, इधर भी फ्रिक्शन होना चाहिए, लेकिन इधर कुछ दिया नहीं, इसलिए हम लोग इधर फ्रिक्शन नहीं ले सकते। तो दिया तो नहीं, मान लो कि एक दिखाता हूँ, ये मान लो वॉल है, हाँ, ये मान लो वॉल है, तो वॉल के तो एक चीज को इधर ऐसे हम रखना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसे फोर्स लगाते हैं, ये अगर ना गिरे, ठीक है, तो इसका ऊपर हमें एक वर्टिकल वॉल मान लो, हाँ, तो इसका ऊपर मैंने इसको छोड़ देने से जो गिर जाएगा, तो इसको हमने ऐसे पुश करके रखा। तो इधर देखो, एक तो फ्रिक्शन इधर ये दोनों सरफेस में फ्रिक्शन आएगा, और एक ये जो मैंने अपना उंगली से इसको पुश किया, इधर भी एक फ्रिक्शन हो सकता है, ठीक है, नीचे जाने की कोशिश करता है तो फ्रिक्शन अपवर्ड होगा, इधर भी फ्रिक्शन अपवर्ड ही होगा, ठीक है। तो आप हम लोग देखते हैं, देखो ये जो फोर्स लगाया 40 न्यूटन, ये ब्लॉक को पुश करता है, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, ब्लॉक तो सीधे वॉल को ये फोर्स ट्रांसफर कर देगा, वॉल में चला जाएगा 40 न्यूटन फोर्स, तो वॉल बाय न्यूटन थर्ड लॉ ब्लॉक के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में 40 न्यूटन लगाएगा, ठीक है ना। तो ये मान लो इधर हमने 40 न्यूटन दिया है, फिर ये वॉल का ऊपर ये 40 न्यूटन फोर्स ब्लॉक ने लगाएगा, तो ये वॉल इसका ऊपर इस डायरेक्शन में 40 न्यूटन फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। तो इधर तो फ्रिक्शन के बारे में कुछ बताया नहीं, फ्रिक्शन इधर है, ठीक है, तो इधर फ्रिक्शन आ जाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन होगा 40 न्यूटन। ये समझ में आया ना। तो यस इधर, सर। हाँ, बोलो। जो वॉल है, ये तो वॉल है ना, साइड से अगर इस तरफ से देखेंगे तो ये वॉल, इधर हमने जब 40 न्यूटन फोर्स लगाएगा ब्लॉक के ऊपर, ब्लॉक तो इधर भागने की कोशिश करेंगे, भाग तो नहीं पाएगा क्योंकि वॉल है, तो ये फोर्स इधर ट्रांसफर हो जाएगा वॉल के ऊपर, ठीक है। तो वॉल क्या करेगा, वॉल इसके ऊपर एक 40 न्यूटन वाला फोर्स लगाएगा, ये 40 न्यूटन वॉल के ऊपर, और ये 40 न्यूटन इस ब्लॉक के ऊपर, इधर फ्रिक्शन आ जाएगा इस सरफेस में। अच्छा, तो अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, तो एफ एस होगा म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। मैंने नॉर्मल एन नहीं लिखा क्योंकि वो न्यूटन, ये एन न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए हम इधर नॉर्मल रिएक्शन को एन नहीं लिखा, नॉर्मल रिएक्शन लिख दिया। तो म्यू एस तो है 0.5 और ये है 40, तो कितना आता है 20 न्यूटन फोर्स, ठीक है। सर तो एफएस अपर डायरेक्शन में है ना। हाँ, इसका डायरेक्शन अभी तो सोचना पड़ेगा। अच्छा आप देखो, तुमको लगेगा कि अच्छा भाई, इधर तो मैंने 15 न्यूटन लगाया और ये 20 न्यूटन ज्यादा है, तो इधर तो मूव नहीं करेगा। अच्छा, इधर 20 न्यूटन फोर्स कम कर रहा है, ब्लॉक को नीचे ले जाने की कोशिश करता है, ये तो 20 न्यूटन है, बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, ऐसा सोचना ठीक नहीं है, हाँ। ये जो हमने 15 न्यूटन लगाया इस तरफ, और ये 20 न्यूटन इस तरफ, ठीक है ना, तो 15 न्यूटन और ये 20 न्यूटन, ये दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, कितना रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो 20 और 15 का रिजल्टेंट कितना होगा, अगर हम इस तरह से इस साइड से देखेंगे तो ऐसा हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ये है 20 और ये है 15, ठीक है। तो ये जैसे मैंने पिक्चर बनाया उसी हिसाब से बनाया, लेकिन अगर इस तरफ से तुम, हाँ, उसको देखोगे तो ऐसा आ जाएगा ना, ये होगा रिजल्टेंट, हाँ। तो ये इसको हम आर लिखते हैं, तो आर स्क्वायर
इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ये तो 25 स्क्वायर आता है, तो R इक्वल टू 25 न्यूटन। तो ये जो दोनों फोर्स लगाया, इसका हिसाब, ये दोनों फोर्स को भूल जाओ। मान लो इसका ऊपर एक फोर्स इस तरफ काम कर रहा है, हाँ, ये एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा देखो कितना आता है, ये 20 होने से ये भी 20, तो 20/15 दैट इज 4/3। इसका मतलब है 53 डिग्री, है ना। एक एंगल को याद रखना चाहिए हम लोग को कि ये अगर ऐसा होगा, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसा होने से ये एंगल 37 डिग्री आता है और ये 53 डिग्री आता है। तो 4/3 का मतलब tan 53 लेना चाहिए, तो थीटा इक्वल टू 53 डिग्री। तो इसका मतलब है बाकी ये 15 20 भूल जाओ। हम लोगों ने क्या किया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ एक 53 डिग्री एंगल में R फोर्स लगाया, 25 न्यूटन, which is more than 20 न्यूटन। ओके, तो R is greater than Fs, so therefore the block will move in which direction, जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स, देखो इस तरफ ये फोर्स काम कर रहा है, फ्रिक्शन इस तरफ आ जाएगा, फ्रिक्शन इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। ये अगर ऐसे काम कर रहा है, फ्रिक्शन तो अपोज करेगा, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो माइनस करके जितना आ जाएगा वही होगा नेट फोर्स। ये 25 है, 20 है, तो माइनस करके 5 आ जाता है। अगर ये काइनेटिक थोड़ा सा कम है तो और अच्छा होगा और ज्यादा फोर्स आ जाएगा। तो ये सेम डायरेक्शन में, हाँ, ये थोड़ा ऐसा, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ काम करेगा, ठीक है ना, इस तरफ नहीं, इस तरफ नहीं, इस तरफ नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ काम करेगा। सो द बॉडी, द ब्लॉक will move along the direction making an angle of 53 degree with 15 न्यूटन, ठीक है। 15 न्यूटन जो फोर्स है, उसी फोर्स से 53 डिग्री एंगल में ये बॉक्स मूव करेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल भी हो तो लिख गया, सकते हैं सर, हाँ हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं 53 डिग्री हॉरिजॉन्टल। हाँ हाँ हाँ, विद द हॉरिजॉन्टल वो भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 10। ये मेरा बहुत फेवरेट प्रॉब्लम है। अच्छा, तो इसके बाद ये भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, हाँ। जब पहली बार किया बहुत दिक्कत हुआ था इस प्रॉब्लम में, तो अब तो हर साल 1-2 बार ये प्रॉब्लम करना पड़ता है, क्योंकि स्टूडेंट लोगों से नहीं होता है, तो फिर मुझे करना पड़ता है। अच्छा, आयप्पा समझ में आता है तो। अच्छा देखो, ये सिस्टम स्टार्ट मूविंग विद वेलोसिटी v टुवर्ड्स राइट, फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच स्मॉल m इज सेपरेटेड फ्रॉम कैपिटल। ये सिस्टम अगर मैं ऐसा करके इसको सडन एक जार्क देंगे इस तरफ, तो ये इस तरफ गिर जाएगा, ऐसा तो नहीं है। इधर मैंने क्या किया, ये पूरा चीज को एक साथ इस तरफ भी वेलोसिटी दे दिया है, ये पूरा सिस्टम को भी वेलोसिटी दे दिया है। तो भी वेलोसिटी देने से क्या होगा, देखो बेटा, इधर फ्रिक्शन, सॉरी, इधर μ/2, तो ये फ्रिक्शन इस तरफ लेस है, और इधर म्यू, तो इधर फ्रिक्शन ज्यादा है। तो ये जो स्मॉल m, हाँ, its retardation will be less than the retardation of capital M। तो कैपिटल M का स्पीड बहुत जल्दी जल्दी डिक्रीज करेगा, क्योंकि इनिशियली बोथ हैज वेलोसिटी v along right hand direction। ओके, बट
here friction is less, so it will move faster on the surface of capital M, and this capital M, हाँ, इसके ऊपर देखो ये जो फ्रिक्शन आ रहा है, ये फ्रिक्शन ज्यादा है, so its retardation will be greater than retardation of this one. बहुत रिटार्ड करेगा, ठीक है ना, इसका भी वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, इसका भी डिक्रीज करेगा, लेकिन इधर म्यू ज्यादा होने से इसका बहुत क्विक डिक्रीज करेगा, इतना क्विक इसका नहीं करेगा, तो हर टाइम इसका वेलोसिटी ज्यादा रहेगा, इससे इसका 1 सेकेंड के बाद अगर इसका 10 होगा तो इसका वेलोसिटी 12 होगा, 13 होगा, ऐसा, क्योंकि इसका रिटार्डेशन कम है। तो with respect to this body, it will move towards right, and finally it will be separated from capital M, ठीक है। तो चलो, ये तो हमने प्रॉब्लम को समझा ऐसे, तो चलो इसको हम करते हैं अभी। क्या है इसके पीछे भाई? तो ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, ये 12वां का प्रॉब्लम, वर्मा सर ने बहुत बढ़िया प्रॉब्लम इसको बनाया। तो क्या है आयापा, डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ, तुम कलकत्ता कब आओगे? तुमसे तेलुगु सीखना है ना? अच्छा, ये स्मॉल एम और दिस इज कैपिटल एम, ठीक है। अच्छा, इसका लेन दे दिया कैपिटल एल, और ये दोनों का सिस्टम का वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी v, ठीक है, बोथ हैज ए वेलोसिटी ऑफ v, इधर है म्यू बाई 2 और इधर है मीन फ्रिक्शन फोर्स। तो अच्छा सर, अब देखो, हाँ बोल। ये जो कैपिटल एम और सरफेस के बीच में वो फ्रिक्शन का वो है म्यू, हाँ हाँ, अगर तो हम लोग डिक्रीज या इंक्रीज करें तो उससे स्मॉल एम वाले ब्लॉक की वेलोसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या क्या क्या? अगर जो तुम, म्यू है कैपिटल एम और सरफेस के बीच में, हाँ उसको हम लोग अगर डबल करें या हाफ करें हाँ, तो जो स्मॉल एम देखो वाला रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव, इसका जो एब्सोल्यूट, इसका टू टाइप का वेलोसिटी है, एक रिलेटिव टू दिस ब्लॉक हाउ Yes, मच sir. इट्स वेलोसिटी, और विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ व्हाट इज इट्स वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, इसमें तो कोई असर नहीं पड़ेगा, हाँ, रिलेटिव में ये सर। अगर जितना, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी, इसका अगर वेलोसिटी ज्यादा होगा तो ये कम हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी। इधर भी अगर म्यू बाई 2 होता तो कुछ डिफरेंट होगा सिचुएशन, ठीक है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी में फर्क पड़ेगा, हाँ, लेकिन ओरिजिनल जो वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर। तो आप चलो, अब देखो स्मॉल एम का ऊपर क्या है, स्मॉल एम, इस तरफ तो एन भी काम कर रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ N1, तो ये इसका स्पीड है, मोशन है इस तरफ, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन इस तरफ काम करेगा, ठीक है ना, ये तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो इसका रिटार्डेशन कितना होगा, देखो F इक्वल टू म्यू बाई 2 इंटू N1 इक्वल टू म्यू बाई 2 mg। तो इसका रिटार्डेशन A1 इक्वल टू, इसको m से डिवाइड करना पड़ेगा 8/m, ठीक है ना, तो ये हाफ म्यू जी आता है, ठीक है, इसका रिटार्डेशन। और ये जो अभी बड़ा जो ब्लॉक है, इसका बारे में देखते हैं। इस ब्लॉक में देखो, ये इधर N1 काम करता है, ये जो N1, ये बड़ा ब्लॉक इसका ऊपर दिया था, तो छोटा ब्लॉक इसका ऊपर N1 लगाएगा, mg नहीं, mg इधर तो हो जाता है N1 इक्वल टू mg,
लेकिन अगर इस तरफ एक्सीलरेशन ऐसा कुछ रिटार्डेशन होने से N1 एंड Mg डिफरेंट होता है। तो ये इसके ऊपर N1 लगाएगा और ये फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में है। आवाज विकास तुम्हारा, विकास अपना माइक म्यूट कर लो बेटा। तो इस तरफ है Mg जी कम सर। करता है। हाँ, तो नॉर्मल रिएक्शन को ये तो फ्लोर का जो थोड़ा सा इधर दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो लिख दिया, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए इधर दिखा दिया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो Mg प्लस N1 इक्वल टू N2 है ना। तो Mg प्लस N1 इक्वल टू N2। तो यहाँ से Mg, तो Mg है, N1 कितना है, स्मॉल Mg इक्वल टू N2। तो इधर एक फ्रिक्शन, इसका मोशन तो इस तरफ है मोशन, तो फ्रिक्शन किस तरफ आएगा, इस तरफ फ्रिक्शन आएगा। अच्छा, इसको हम एफ डैश लिख देते हैं, ठीक है चलो। तो ये एफ डैश कितना होगा, देखो एफ डैश होगा म्यू इंटू ये नॉर्मल रिएक्शन N2, सो म्यू जी कॉमन ले लेते हैं, एम प्लस एम आ जाता है, ठीक है। तो इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, इसका एक्सीलरेशन अगर सॉरी रिटार्डेशन, हाँ इसको हम A2 लिखेंगे, इस ब्लॉक का रिटार्डेशन, यदि इस तरफ A2 काम कर रहा है जैसे कि इसका इस तरफ A1 था, तो रिटार्डेशन A2 इक्वल्स टू फोर्स बाई मास, तो ए म्यू जी इंटू एम प्लस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम आ जाता है। तो आप देखो कि कब ये अलग हो जाएगा, जब when small m moves the distance of S1, then capital M moves the distance of S2. If S1 माइनस ये अगर L डिस्टेंस ज्यादा जाएगा तो ये गिर जाएगा, तो S1 माइनस S2 मास इक्वल टू L, इसको क्योंकि इसका गिरना है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ M, ठीक है, तो S1 इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल m, S2 इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैपिटल M। तो S1 को ज्यादा जाना चाहिए, तो S1 इक्वल टू देखो इनिशियल था वी टी माइनस हाफ A1 टी स्क्वायर, ठीक है ना। और S2 कितना है, यह है वी टी माइनस हाफ A2 टी स्क्वायर, देखो ये ज्यादा है, तो सेम टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा, इसका ज्यादा होगा, तो S1 माइनस S2 करने से L का बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो वी टी तो कट जाता है, ये माइनस ये प्लस हो जाता है, तो हाफ A2 माइनस A1 इंटू टी स्क्वायर ऐसा आता है। ये तो होता है L, और 2 को हम इधर लाते हैं तो 2L हो गया। अच्छा, इधर A2 है म्यू जी एम प्लस स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, और ये A1 कितना है, A1 है म्यू जी बाई 2, म्यू जी बाई 2, और बाहर एक टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर, तो इसको पहले यहाँ से देखो म्यू जी बाई 2m हम कॉमन ले सकता है। सर ओनली इधर 1 तो मिनट है, नेक्स्ट लिंक पे भी जाएंगे सर। ओके, जी हाँ सर। अभी ये हो जाएगा, तो ये 2m बाई एम आता है 2, तो 2m प्लस 2 स्मॉल m, और इधर म्यू जी चला गया माइनस, क्या आएगा कैपिटल एम माइनस, ठीक है ना। तो ये 2m, अच्छा इधर जब एफ डैश आ गया, ये इसका जो रिटार्डेशन इस डायरेक्शन में एफ डैश है, तो इस डायरेक्शन में एक एफ था, इस एफ को भूल गया, ठीक है ना। एक एफ होना चाहिए, एफ डैश माइनस एफ बाई कैपिटल एम, ठीक है ना। तो इसलिए गड़बड़ हो गया। तो आप देखो
म्यू जी को अगर हम कॉमन लेते हैं, इधर है m प्लस m माइनस m बाई 2 बाई कैपिटल M। तो ये होता है म्यू जी, इधर m प्लस m बाई 2 आ जाता है। ठीक है, ये करेक्शन समझ रहे हो आपका? सर इसका देखो, A2 लेफ्ट में होगा। हाँ, इधर f डैश और इधर माइनस f, ठीक है यस ना? सर। ये इसको मैंने लेना भूल गया था, ये f डैश माइनस f होना चाहिए। तो ये म्यू जी, म्यू एम जी स्मॉल एम f का वैल्यू क्या था? म्यू एम जी बाई 2, म्यू एम जी बाई 2 इधर एक हाँ होना हाँ। चाहिए था। ठीक है, यस सर। हाँ हाँ, ये थोड़ा गड़बड़ तो हो ही जाता है। तो इसको मैं 2m म्यू जी इंटू 2m प्लस स्मॉल m बाई 2 ऐसा होता है। तो इसको आ, अच्छा, इधर एक m था तो इधर m रहेगा। अच्छा, अब ठीक है ना? तो ये जो A2 है, इसमें से क्या करना पड़ेगा? इधर एक 2 होगा और इधर एक 2 होगा। हो गया? ठीक है, तो ये आता है 2m प्लस m और माइनस m। हाँ, ऐसा। अब ठीक है ना? यस सर। तो 2m, तो ये माइनस m, तो ये हो गया म्यू जी इंटू m प्लस स्मॉल m टी स्क्वायर बाई 2m। लगता है अभी सही आंसर आएगा। हाँ, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 4ml बाय म्यू जी m प्लस m। ठीक है, ये तो है टी स्क्वायर का वैल्यू, तो टी आ जाता है इसका रूट 4ml बाय म्यू जी इंटू m प्लस स्मॉल m। ठीक है, ये हो गया। तो ये हर फोर्स को कंसीडर करना चाहिए था, लेकिन ये अब तो समझ गया क्या हुआ, अच्छा, आंसर भी सही आ गया। हाँ, बोलो बेटा। नहीं जो A2 है वो लेफ्ट साइड में होगा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि रिटार्डेशन है, एक्सीलरेशन हम लोग अच्छा हाँ, इस तरीका रिटार्डेशन। से हाँ एक्सीलरेशन, ये तो हाँ रिटार्डेशन है ना, मोशन के हाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इस तरफ मोशन है, इस तरफ होगा। हाँ ठीक है हाँ। ना? हाँ, वो मैं उल्टे अच्छा, साइड से इसके, लेके गया basically। हाँ, इसका बाद जो प्रॉब्लम करूंगा, ये वो टिपिकल प्रॉब्लम है। हाँ, ये मैंने 4-5 प्रॉब्लम ऐसा करके रखा, लेकिन वो करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो क्या है, एक ब्लॉक का ऊपर है, दूसरा उसका ऊपर और एक ब्लॉक। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड फ्रिक्शनल फोर्स एट ईच कॉन्टैक्ट सरफेस। ये इधर ये सरफेस स्मूथ है, इधर एक म्यू है, इधर म्यू है। देखो, इधर बहुत ज्यादा है, इधर कम है। तो ये म्यू में भी हम चेंज ला सकते हैं, इधर भी म्यू ले सकता है। और ये फोर्स इधर लगा सकता है, इधर लगा सकता है, इधर लगा सकते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है इसमें। हाँ, तो बहुत वेरिएशन हो सकता है। और ये प्रॉब्लम एक्चुअली हम लोग को करना चाहिए ट्रायल एंड एरर मेथड में। चलो, अब ये अगर होल बॉडी राइट की तरफ जाएगा तो क्या होगा, ऐसा ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, तो एक प्रॉब्लम मैंने लिया, और ये सिर्फ इसका ऊपर लेक्चर देंगे तो 1-2 घंटे का क्लास हो सकता है, 4-5, क्योंकि हम न्यू को वेरी कर सकता है। इधर 0.81 ले लिए, इधर 0.6, इधर 0.7। हाँ, न्यू को वेरी कर सकता है, इस मास को वेरी कर सकता है। और फोर्स इधर भी लगा सकता है, इधर भी, इधर भी, दोनों के ऊपर, तीनों के ऊपर भी फोर्स दे सकता है। तो बहुत टिपिकल प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक मैंने चुना, इसको समझ जाओगे तो बाकी प्रॉब्लम जैसे भी आ, हमको मिलेगा वो हम लोग कोशिश कर सकते हैं। ठीक है ना? तो एक, तो इसलिए ऊपर नहीं लगाया, इधर भी नहीं लगा, बीच में लगा दिया फोर्स। तो ये प्रॉब्लम हम अभी करेंगे। तो ये फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड फ्रिक्शनल फोर्स एट ईच कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, तो ये अभी स्टार्ट करता हूँ।
ये बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो चलो बेटा उसका picture, हाँ एक 30 kg इसका ऊपर एक 20 kg, इसका ऊपर एक 10, ठीक है। तो ये है 30, 20, 10 kg में। तो इस तरफ फोर्स लगाया 120 न्यूटन, और इधर म्यू दिया है 0, इधर म्यू दिया है 0.15, और इधर म्यू दिया है ज्यादा 0.5 दिया है। तो पहले हम लोग सोचेंगे कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, तो इसका नाम हम ABC दे देते हैं, ठीक है ना। तो इधर तो फ्रिक्शन नहीं है एकदम लोएस्ट सरफेस में, तो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ए एंड बी कितना हो सकता है? देखो ये मैक्सिमम, तो ये बिटवीन ए एंड बी, ये तो 10 kg है ना, तो ये होगा म्यू इंटू मास ऑफ ए इंटू, तो म्यू है 0.5, मास ऑफ ए है 10 इंटू जी भी 10 है, सो ये आ जाता है 50 न्यूटन, ठीक है। बिटवीन ए एंड बी मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन बी एंड सी कितना हो सकता है? देखो ये होता है, अब इसके ऊपर 20 + 10 30 kg है, ठीक है ना। ये जो इधर ये 30 kg टोटल डाउनवर्ड फोर्स, तो नॉर्मल रिएक्शन है 30 kg, तो इसका जो म्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 + 20 इंटू जी। तो इधर तो म्यू है 0.15 इंटू 30 इंटू 10, तो ये आता है 45 न्यूटन, क्योंकि इधर देखो ये दोनों जीरो तो चला जाता है, 3 × 15 45 न्यूटन। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि अगर ये पूरा सिस्टम कॉमन एक्सीलरेशन लेकर चलते हैं तो कितना होता है, ठीक है। तो इफ ऑल ब्लॉक्स मूव टुगेदर, देन कॉमन एक्सीलरेशन सर कैसे कितना टुगेदर? होता? ये देखो 120 न्यूटन, ये तो दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स, देखो ये दोनों के बीच में काम कर रहा है। हाँ ये बी, बी के ऊपर ये सी लगाता है, यस और सी के ऊपर बी लगाता है, तो एक साथ कंसीडर करोगे तो फ्रिक्शनल फोर्स कट जाएगा। ये बी ए के ऊपर लगाता है और ए बी के ऊपर, एक एक बैकवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा? नेट फ्रिक्शनल फोर्स 0 आ जाएगा, ठीक है ना, जब पूरा सिस्टम हम लोग कंसीडर करेंगे। तो कॉमन एक्सीलरेशन ये 120 न्यूटन यही होगा ना, नेट फोर्स। यस तो 120 डिवाइडेड बाय टोटल मास 10 + 20 + 30, ठीक है। तो ये होगा 2 मीटर/सेकंड, ये होगा। अब हम लोग चेक करेंगे एक एक करके मोशन को, ठीक है। देखो फॉर मोशन ऑफ ए, प्रॉब्लम जैसे जैसे भी हो ना, ये स्टेप करने से आ जाएगा, ऐसा ऐसा स्टेप करने से। फॉर मोशन ऑफ ए, हाँ हम लोग क्या देखेंगे? देखो फोर्स रिक्वायर्ड
इतना एक्सीलरेशन करने के लिए फोर्स कितना चाहिए? फोर्स रिक्वायर्ड इक्वल टू 2 × 10, दैट इज 20 न्यूटन। तो ये मैक्सिमम फोर्स तो है 50 न्यूटन। तो ये तब कोई रिलेटिव मोशन नहीं रहेगा। अच्छा देखो, अब मोशन को हम लोग समझते हैं। ये अगर मान लो ये दोनों एक साथ या डिफरेंटली चलेगा, तो ये दोनों का बीच में जो रिलेशन है, इसको इस तरफ ले जाने से ये इसका ऊपर देखो, इस तरफ रिलेटिव मोशन इस तरफ होगा ना। एक चीज को तुम इस तरफ खींच रहे हो, तो ये तो रेस में रहने की कोशिश करेंगे। तो विथ रिलेटिव टू 20 kg, 10 kg, हाँ 10 kg का टेंडेंसी ऑफ मोशन लेफ्ट साइड में होगा, तो इसके ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स आ जाएगा। ठीक है ना। एक ब्लॉक के ऊपर, इसका ऊपर देखो, इसको रख के हम इसको पुश करते हैं, तो ये एक साथ, तो इसके ऊपर तो फोर्स डायरेक्टली मैंने नहीं लगाया, तो किसने इसके ऊपर फोर्स लगाया? फ्रिक्शन। क्योंकि बहुत जल्दी करने से देखो ये इस तरफ चला जाता है। इसका मतलब है इसको इस तरफ खींचने से इसका टेंडेंसी ऑफ मोशन टुवर्ड्स लेफ्ट, तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है। तो अगर फ्रिक्शन सही है, तो इसको हम जिस तरह से ले जा रहे हैं, ये दोनों एक साथ चलेगा। समझ रहे हो ना। लेकिन बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया, तो ये देखो पिछल गया, पीछे चला गया। ठीक है ना। तो फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है। तो इधर देखो 20 न्यूटन चाहिए और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम 50 न्यूटन हो सकता है। तो 20 तो लेस देन 50 न्यूटन, तो देयरफॉर, समझ रहे हो ना। so this 20 newton is sorry, less than FAB max, ये मैक्सिमम से कम है। so therefore there is no relative motion, there is no relative motion between A and B, that is they move together, okay, they move together। क्योंकि अगर ये दोनों का बीच में हम रिलेटिव मोशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो कम से कम ये जो 50 न्यूटन आया ना मैक्सिमम, तो इसका अगर एक्सीलरेशन 3 होता तो 30, 5 होने से 50, 6 होने से 60, कम से कम 50 न्यूटन से ज्यादा अगर फोर्स रिक्वायर्ड होता, तब ये दोनों ब्लॉक अलग हो जाते। ठीक है ना। तो इधर तो 20 चाहिए, 20 न्यूटन, तो ऐसा तो हो ही सकता है। तो दे मूव टुगेदर। ठीक है। आप देखते हैं फॉर मोशन ऑफ सी। ठीक है। अभी सी क्या करता है उसको देखते हैं, उसके बाद फिर ए बी को समझेंगे। मोशन ऑफ सी, ये तय हो गया है कि ए और बी एक साथ चलेंगे। हाँ, तो फाइनल डिसीजन लेने से पहले एक बार सी से पूछ लेते हैं, भाई तुम्हारा मतलब क्या है। तो चलो सी से हम लोग पूछ लेते हैं ये क्या करता है। तो इसके लिए देखो फोर्स रिक्वायर्ड कितना इसको फोर्स चाहिए। इसका मास है 30 इंटू 2, एक्सेलरेशन 2 है, तो 60 न्यूटन चाहिए। और इसका ऊपर मैक्सिमम कौन सा फोर्स आता है? ये बी एंड सी के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स, वही इसके ऊपर आता है। ठीक है ना। इसका ऊपर, तो ये सामने जाएंगे तो इसका ऊपर नीचे वाला इस तरफ फ्रिक्शन लगाएगा, तो ये इसके ऊपर सामने से सामने फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा। तो इसको चाहिए 60 न्यूटन अगर कॉमन एक्सीलरेशन लेके चलना चाहते हैं। लेकिन ये देखो ए बी सी मैक्सिमम आया था 45 न्यूटन, तो 60 तो नहीं मिला, तो क्या होगा, ये अलग हो जाएगा बी से। ठीक है ना।
Now 60 Newton is greater than FBC max. Maximum से ज्यादा है. So there is slipping between B and C. Therefore, there is slipping. और skidding भी लिख सकते हो. Slipping between B and C. ठीक है. And AC का एक्सेलरेशन कितना होगा? वो तो ज्यादा से ज्यादा FB मैक्स फोर्स मिलेगा उसको. ठीक है ना. तो FBC मैक्स डिवाइडेड बाय C का जो मास है. ठीक है. तो ये तो है 45 और ये है 30. सो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आता है इस एक्सेलरेशन. ठीक है. ये टुवर्ड्स राइट क्योंकि इसका ऊपर फोर्स आता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है. क्योंकि देखो ये बी, ये जो बी है ये तो इस तरफ जाने की कोशिश करेगा इसके ऊपर से. तो ये इसका ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा 20 के ऊपर. तो 20-30 के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. तो आप देखते हैं ये बी सी तो तय कर लिया है कि हम 1.5 लेके ही चलेंगे. तो अब ए और बी दोनों मिल के क्या करते हैं वही हम लोग देखते हैं. तो मोशन ऑफ ए प्लस बी. ठीक है. तो इधर हम लोग आ जाते हैं ये दोनों. तो एक्सीलरेशन ऑफ ए बी कॉमन है ए और बी के बीच. तो ये देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है 120 और ये पीछे की तरफ फोर्स कितना है देखो एक. ये दोनों तो एक साथ चल रहे हैं. तो इधर फ्रिक्शन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ए बी के ऊपर बी ए के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा और ए के बी के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा. दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट कट जाएगा. जब टोटल फोर्स निकालेंगे ए और बी मिलके तब फॉरवर्ड डायरेक्शन में 120 और इधर वो जो मैक्सिमम 45 न्यूटन आया था वही होगा ना नेट फोर्स. 120 माइनस कितना है 45. ठीक है. तो इसको हम ऐसे लिखते हैं एफ एक्सटर्नल माइनस फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड सी डिवाइडेड बाय टोटल मास एम ए प्लस एम बी. ठीक है. ये देखो 120 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 20. ये कितना आता है? ये आता है 75/30. तो ये हो जाता है 2.5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो अब देखो इतना एक्सीलरेशन ए के पास हो आएगा. हाँ आ जाएगा. फिर हम ए का मोशन को क्रिएट करेंगे. देखो फोर्स इक्वल बाई ए ये कम ही होगा फ्रिक्शन से कम आएगा. इक्वल टू देखो 10 इंटू 2.5. सो 25 न्यूटन चाहिए. और ये जो इन बिटवीन ए एंड बी 50 तो उनमें से 25 मिलने से हो जाएगा. तो उससे ज्यादा तो फ्रिक्शन नहीं होगा. फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है. हाँ. तो ये फोर्स तो उसको मिल रहा है. दिस इज लेस देन एफ ए बी मैक्स. ठीक है. ये प्रॉब्लम तो टिपिकल प्रॉब्लम है. हाँ. तो अब हमारा पास पूरा रिजल्ट आ गया. ये देखो एक्सीलरेशन ऑफ ए ये कितना आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट क्योंकि दोनों मिलके चल रहा है. दोनों का सेम होगा मीटर पर सेकेंड पर ए बी टुवर्ड्स राइट. हाँ. और एक्सीलरेशन ऑफ सी ये हो गया 1.5 मीटर पर सेकेंड पर ए बी टुवर्ड्स राइट. नेट फोर्स राइट डायरेक्शन में था तो कोई भी ब्लॉक पीछे नहीं जाएगा. हर ब्लॉक सामने ही जाएगा. तो ये हो गया. और ये जो फ्रिक्शन ए और बी में फ्रिक्शन कितना होगा 25 जितना चाहिए ए को 25 न्यूटन. और
बिटवीन बी एंड सी तो 45 हो गया था, 45 न्यूटन, ठीक है ना। तो अभी हम लोग बी का मोशन भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये तो देखो बी, ए को, ए के ऊपर बी फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स देता है, तो पीछे से फोर्स आता है 25 न्यूटन। हाँ, और ये 45 न्यूटन नीचे वाला देता है इस तरफ 45, तो दोनों मिलके देखो कितना होगा 70। तो 120 से 70 माइनस करो, कितना आएगा 70, 50 आ जाता है। तो 50/20 करो, देखो 2.5 आ जाता है। क्योंकि बी के ऊपर अगर सिर्फ बी का मोशन हम लोग चेक करेंगे इस तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर वाला दे रहा है 25 न्यूटन, नीचे वाला दे रहा है 45 न्यूटन। तो 120 से दोनों माइनस करो, 50 रह जाएगा, 50/20 2.5 आ जाएगा। तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ये भी हमने चेकिंग नहीं किया, लेकिन फ्रिक्शन के बारे में पूछा था, इसलिए इसको निकाल लिया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो बच्चों मेरा क्लास देख रहे हो, एक काम कर सकते हो, ये जो वैल्यू है ना, एक को चेंज करो, फोर्स इधर लगाओ, फ्रिक्शन को थोड़ा चेंज करो, इधर ले लो, जितना तुमको अच्छा लगे ऐसा करो, करके प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करो, और सॉल्व करने के बाद मुझे भेजो। वो जो कॉमन है व्हाट्सएप, उसी के जरिए मुझे भेज सकते हो, ठीक है, मैं चेक कर दूंगा। और ये वीडियो को बार बार देखना कैसे करना चाहिए। तो अगर हमको भेजोगे कोई तो मैं चेक कर दूंगा, ठीक है। नंबर तुमको मिलना चाहिए तो तुमको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। मेहनत के फल मीठा होता है, और मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलो बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो छोटा सा प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट वाला। तो ये क्या दिया है कि एक स्मॉल ब्लॉक of mass m takes time t to move down the plane when it is smooth। ये अगर फ्रिक्शन नहीं है तो ये टी टाइम में ऊपर से नीचे आ जाता है, एंड 2t डबल टाइम लेता है इफ इट इज रफ। तो पूछा है म्यू का वैल्यू कितना है, निकालो, ठीक है ना। तो ये देखो एम, प्रॉब्लम में तुम्हारा एम है, थीटा है, ये सब देखे कुछ आंसर आएगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू तो दिया नहीं, तो ये सब रहेगा आंसर में, ठीक है ना। डायरेक्ट कोई नंबर नहीं आएगा। तो एक इजी प्रॉब्लम है, हाँ। तो इसमें दिया है कि प्रॉब्लम नंबर 14, अभी टाइम में नहीं, टाइम तो है 8:20 तक, 10 मिनट है, ये प्रॉब्लम तो हो जाएगा। लेकिन अच्छी तरह से समझाने के लिए मुझे थोड़ा स्लो चलना पड़ता है, इसलिए मालूम नहीं आज पूरा 10 प्रॉब्लम होगा या नहीं। नहीं होगा तो एक प्रॉब्लम नेक्स्ट डे करेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा चलो, तो इसमें देखो, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ए इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इधर देखो, ए इंटू डिस्प्लेसमेंट तो दोनों का सेम होगा, तो ये स्मूथ सरफेस होने से ऐसा है टी एस स्क्वायर इक्वल टू रफ सरफेस इंटू, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम ही है ना, एक बार रफ है एक बार स्मूथ है, तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू सेम है। तो ये टी रफ इसका स्क्वायर ऐसा ले सकता है, तो ए एस इंटू टी स्मूथ, इसको तो टी दिया है, टी स्मूथ इक्वल टू टी ऑफ टी रफ इक्वल टू 2t दिया है, ठीक है ना। तो इक्वल टू ए रफ इंटू 4t स्क्वायर, तो यहाँ से तो टी स्क्वायर कट गया,
तो आ गया अब ए एस इक्वल टू 4AR। रफ सरफेस में जितना एक्सीलरेशन होता है उसका 4 टाइम्स होता है स्मूथ सरफेस में। तो आप देखो ये ए एस कितना होगा जब स्मूथ है, सिर्फ तो इस डायरेक्शन में एम जी साइन थीटा, ठीक है ना, एम जी साइन थीटा काम करेगा, फ्रिक्शन तो नहीं है। ये कितना होगा, एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम होगा इक्वल टू 4 इंटू, आप देखो ये राफ होने से एम जी साइन थीटा माइनस एफ करना पड़ेगा, तो एफ कितना आ जाएगा, एफ इक्वल टू होगा म्यू एन, तो म्यू एम जी कॉस थीटा। ये तो मालूम है, ये हमने पहले भी किया है। एम जी साइन थीटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई एम। ये हो गया ना रिलेशन दोनों के में, तो इधर एम कट जाएगा उधर भी एम कट जाएगा, तो इधर जी साइन थीटा आता है इक्वल टू 4 जी साइन थीटा माइनस 4 म्यू जी कॉस थीटा। तो 4 म्यू जी कॉस थीटा को इधर ले आते हैं, आयप्पा वो पीछे वाला प्रॉब्लम तो समझ गया, डू अंडरस्टैंड, जी तो कर देता हूँ, तो 3/4 tan थीटा आ गया। हाँ आयप्पा बेटा, सर वो लास्ट प्रॉब्लम तुमने फॉलो कर सका, प्रॉब्लम नंबर 13 सर को? आई विल वॉच द वीडियो। हाँ क्या है, वो तो हाँ, क्या हुआ बेटा, वीडियो बंद हो गया? यस सर। अच्छा ये तो वीडियो फिर वो तो मिल जाएगा तुमको, इसका रिकॉर्डिंग वर्जन, तो तब देखना। हाँ थोड़ा पॉज कर देखोगे, और देखो खुद कोशिश नहीं करने से कुछ नहीं होगा। हाँ यू हैव टू ट्राई, ये सिमिलर प्रॉब्लम, इसका कुछ डाटा चेंज करके खुद करने की कोशिश करोगे तब सीख जाओगे। हाँ, और वो अगर तुम मुझको भेजोगे तो मैं चेक कर दूंगा, ठीक है ना। तो अब चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम दिखाते हैं। आपका सब कुछ, मुझे लगा कि आपका तुम्हारा आज कुछ आ, समझने में समझने में प्रॉब्लम हुआ है, मुझे लगता है। एक इजी प्रॉब्लम है, इधर हमने एक फोर्स लगाया, निकला है 0.5, फाइंड टेंशन एट द मिड पॉइंट द रोप ऑफ मास एम। मिड पॉइंट में कितना टेंशन होगा यही पूछा है, ठीक है। इसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा। तो चलो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 15।